हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ है राजपूत युग अर्थात राजपूतों के समय के नए शासक और राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। राजपूत राजाओं ने 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच 5000 वर्ष के दौरान अधिकांशतः यानी ज़्यादातर उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर वर्चस्व यानी अधिकार जमा कर राजपूत युग की स्थापना की। उन्होंने भारतीय हिंदू संस्कृति को प्रज्वलित रखा अर्थात बनाए रखा। ये सभी छोटे बड़े फिर भी उल्लेखनीय राजपूत राज्य कहाँ और कैसे थे, उन्हें विस्तार से यानी अच्छे से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजपूत राजाओं ने 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच 5000 वर्ष के दौरान ज़्यादातर उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर अपना अधिकार जमा के रखा, राजपूत युग की स्थापना की। उन्होंने हिंदू भारतीय संस्कृति को बनाए रखा। ये सभी छोटे बड़े थे फिर भी उल्लेखनीय राजपूत थे। राजपूत राज्य कहाँ और कैसे थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। हर्षवर्धन के बाद का समय काल। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में उनके विशाल साम्राज्य का छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजन हो गया। इसी तरह पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में भी स्वतंत्र राज्य बने। मध्य युग के इस समय काल को भारतीय इतिहास में राजपूत युग कहा जाता है। हर्षवर्धन के बाद का समय काल बताया जा रहा है इसमें कि 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में उनके विशाल यानी बहुत बड़े साम्राज्य का छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटवारा हो गया। इसी तरह पुलकेशी द्वितीय की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद दक्षिण भारत में भी स्वतंत्र राज्य बने। मध्य युग के इस समय काल को भारतीय इतिहास में राजपूत युग कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे। इतना जानिए, राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजपुत्र। 14वीं शताब्दी के चारण राजपूतों का वर्णन 36 कुल वाले समूह के रूप में करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। राजपूत बहादुर थे और उतने ही आत्मसम्मान की प्रबल यानी मजबूत उग्र भावना वाले थे। प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करते थे। दुश्मन को पीठ दिखाने के बदले वे मृत्यु को पसंद करते थे। राजपूत गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे यानी गायों को पालने वाले थे। शरण में आए हुए कि वे हर हालत में रक्षा करते थे। लड़ाई में भी वे अधर्म का आचरण नहीं करते थे यानी धर्म के रास्ते पर चलते थे, अधर्म जैसा व्यवहार नहीं करते थे। यहाँ कहा गया कि राजपूत बहुत ही बहादुर थे और उतने ही आत्मसम्मान के वो प्रबल यानी उग्र भावना वाले थे। आत्मसम्मान का उन्हें बहुत ही ध्यान रहता था। अपनी जान देकर भी अपनी वचन की रक्षा करते थे। दुश्मन को पीठ दिखाने के बदले वे मर जाना पसंद करते थे। राजपूत गायों को और ब्राह्मणों को पालने वाले थे, पालक थे। शरण में आए हुए जो उनके आश्रय में आ जाते थे वो किसी भी तरह किसी भी हालत में उनकी सुरक्षा करते थे। लड़ाई में भी वे अधर्म का आचरण नहीं करते थे, धर्म के रास्ते पर चलते थे। आगे पढ़ेंगे। भारत की राजपूतानियाँ वीरत्व के लिए विख्यात थीं। पुत्र और पति को प्रसन्न मुख से युद्ध के लिए विदा करती थी। सतीत्व, निडरता और सत्य के लिए वे प्राण की भी चिंता नहीं करती थी। जरूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर युद्ध मैदान के लिए निकल पड़ती थी। ऐसी वीरांगनाओं के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे कह रहे हैं कि भारत की जो राजपूतानियाँ थीं यानी राजपूतों की पत्नियाँ होती थी वो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थी, विख्यात थीं। पुत्र और पति को खुशी मन से युद्ध के लिए विदा करती थी। अपने पति के लिए ही सती होना और निडरता, सत्य के लिए वे प्राण की भी चिंता नहीं करती थी। ज़रूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में भी ये निकल जाती थी। ऐसी वीरांगनाओं के अनेक उदाहरण यानी मिसाल देखने को मिलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। भारत के मध्ययुगीन इतिहास में रणधीर राजपूत शासकों की वीरता, साहस और शौर्य यानी वीरता के प्रसंगों का उल्लेख है। लगभग 500 वर्ष तक राजपूतों ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया था। ऐसे राजपूत राजवंशों के विषय में जानेंगे। यहाँ बताया गया है कि भारत के मध्ययुगीन इतिहास में
रणधीर राजपूत शासकों की वीरता और साहस और उनके शौर्य के कहानियों का उल्लेख किया गया है। लगभग 500 वर्ष तक राजपूतों ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया था और ऐसे ही अनेक राजपूत वंशों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। आगे पढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी के अंत में सामंतशाही शक्तियों का उदय होने से भारत अनेक छोटे बड़े भागों में बँट गया। देश में अनेक राजपूत वंशों का उदय हुआ। इस समय काल को मध्य युग कहते हैं। हम उस समय के उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों का अध्ययन करेंगे। आगे इसमें बताया गया कि जब 7वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, उस समय सामंतशाही शक्तियों का उदय आने से भारत अनेक छोटे बड़े भागों में विभाजित हो गया। देश में अनेक राजपूत राजवंशों का उत्पत्ति हुआ, यानी वो आए। इस समय काल को मध्य युग कहते हैं। हम उस समय के उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में अध्ययन करेंगे, अर्थात पढ़ेंगे और जानेंगे। आगे हम पढ़ते हैं उत्तर भारत के राज्य। इसके विषय में हम जानेंगे कि उत्तर भारत के कौन कौन से राज्य थे। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, यानी उसकी समाप्ति के बाद, कन्नौज का गढ़वाल राज्य, बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा का परमार राज्य, अड़हिलवाड़ का चालुक्य सोलंकी राज्य, दाहल का चेदी राज्य, सांक भरी का चौहान राज्य, दक्षिण राजस्थान का गोहिल राज्य स्थापित हुआ। गढ़वाल राज्य के संस्थापक चंद्रदेव थे। उन्होंने कन्नौज के अतिरिक्त यानी अलावा काशी को भी दूसरी राजधानी बनाई थी। इस वंश में मदन चंद्र, गोविंद चंद्र जैसे शासक हुए थे, जिनमें गोविंद चंद्र इस कुल यानी वंश के सबसे प्रतापी और पराक्रमी यानी सूरवीर राजा थे। उन्होंने गजनी के आक्रमण को रोका था तथा कई बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है जो टूटा फूटा था वो सबका मरम्मत करवाया बौद्ध विहारों का। उस भारत के अन्य शासकों में बुंदेलखंड के चंदेलों का समावेश होता है। बुंदेलखंड प्रदेशों के चंदेलों का यह राज्य बाद में जेजाक भुक्ति नाम से जाना गया है। इस राज्य में यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीरदेव परमार जैसे महान शासक हुए थे। भारत के इतिहास में चंदेल वंश का खूब महत्व है। खजुराहो, कालिंजर और महोबा चंदेलों के मुख्य नगर थे। भव्य मंदिरों के कारण खजुराहो तीर्थस्थान के रूप में प्रसिद्ध था। चंदेलों ने बुंदेलखंड में महान धार्मिक इमारतों और जलाशयों का निर्माण करवा कर वहाँ की सुंदरता बढ़ाई थी। उत्तर भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है कि जब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन हो गए, तब उसके बाद कन्नौज का गढ़वाल राज्य, बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा का परमार राज्य, अड़हिलवाड़ का चालुक्य सोलंकी राज्य, दाहल का चेदी राज्य, सांक भरी का चौहान राज्य, दक्षिण राजस्थान का गोहिल राज्य स्थापित किया गया। गढ़वाल राज्य के स्थापक चंद्रदेव थे, उसकी स्थापना किया था उन्होंने कन्नौज के अलावा काशी को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी और इस वंश में मदन चंद्र, गोविंद चंद्र जैसे शासक आए थे, जिनमें गोविंद चंद्र इस वंश के सबसे प्रतापी और पराक्रमी यानी सूरवीर राजा थे। उन्होंने गजनी के आक्रमण को रोका तथा कई बौद्ध विहार जो टूटे फूटे आकार में थे उनका सुधार करवाया। उत्तर भारत के अन्य शासकों में बुंदेलखंड के चंदेलों का भी समावेश होता है। बुंदेलखंड प्रदेश के चंदेलों का यह राज्य बाद में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना गया है। इस राज्य में यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीरदेव परमार जैसे महान शासक यानी राजा हुए थे। भारत ने इतिहास में चंदेल वंश का खूब महत्व है। खजुराहो, कालिंजर और महोबा चंदेलों के मुख्य नगर थे। भव्य मंदिरों के कारण खजुराहो तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। चंदेलों ने बुंदेलखंड में महान धार्मिक इमारतों और जलाशयों यानी तालाबों का निर्माण करवाकर वहाँ की सुंदरता को बढ़ा दिया था। आगे पढ़ेंगे। मालवा का प्रदेश प्राचीन काल से अवंती अथवा उज्जैनी के राज्य के रूप में जाना जाता है। 820 ईस्वी में कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी। परमार वंश में सियक, मुंज, भोज जैसे महान शासक हुए थे।
भोज परमार वंश के सबसे श्रेष्ठ राजा थे। उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि भारत के एक महान आदर्श लोकप्रिय राजा के रूप में थी। राजा भोज ने धारा नगरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने चारों ओर से पहाड़ों से घिरे भोजपुर, जो अभी का भोपाल के नाम से जाना जाता है, ऐसे सुंदर नगर को बसाया था। चौहान या चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार गुजरात और राजस्थान के विविध यानी अलग अलग भागों में राज्य करते थे। उनमें से एक शाखा 8वीं शताब्दी में सांभर सरोवर के निकट शाकंभरी अजमेर के उत्तर में स्थित सांभर नामक स्थान पर राज्य करती थी। शाकंभरी के चाहमान चौहान वंश के स्थापक वासुदेव थे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में अजय राज शाकंभरी की गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की थी, जिसके बाद में अजमेर नाम से जाना गया। यहाँ आगे बताया गया है कि मालवा का जो प्रदेश था पुराने समय से ही अवंती तथा उज्जैनी के राज्य के रूप में जाना जाता था। 820 ईस्वी में कृष्णराज ने परमार वंश का स्थापना किया था। परमार वंश में सियक, मूंज, भोज जैसे महान राजा हुए थे। भोज परमार वंश के सबसे उच्च यानी श्रेष्ठ राजा थे। उनकी प्रसिद्धि भारत में एक आदर्श लोकप्रिय यानी जो सबको प्रिय हो ऐसे राजा के रूप में थी। राजा भोज ने धारा नगरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने चारों ओर से पहाड़ों से घिरे भोजपुर, जो अभी का भोपाल है, ऐसे सुंदर नगर को बसाया था। चौहान या चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार गुजरात और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर राज्य यानी शासन करते थे। उनमें से एक शाखा 8वीं शताब्दी में सांभर सरोवर के नज़दीक शाकंभरी नामक जगह पर राज्य करती थी। शाकंभरी के चाहमान चौहान वंश के स्थापक वासुदेव थे। 12वीं शताब्दी के शुरुआत में अजय राज शाकंभरी की गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की थी, जिसे बाद में अजमेर के नाम से जाना गया। आगे पढ़ेंगे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह की राजकुमारी का विवाह चौहान वंश के अड़ोराज के साथ हुआ था। उनका पुत्र सोमेश्वर चौहान गद्दी पर बैठा। उनके बाद उनका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीराज तृतीय भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है उनके जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं रखता था। 1191 ईस्वी में थानेश्वर और करनाल के बीच स्थित तराइन के मैदान में शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्त पराजय दी थी। उसके पश्चात 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली के तख्त यानी सत्ता पर मुस्लिम सत्ता का उदय हुआ। अतः तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में सीमा चिन्ह के रूप में माना जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह की राजकुमारी यानी उनकी पुत्री का विवाह चौहान वंश के अड़ोराज के साथ हुआ था। उनका पुत्र सोमेश्वर चौहान की गद्दी पर बैठा। उनके बाद उनका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज तृतीय भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते थे, यानी उनके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं था। 1191 ईस्वी में थानेश्वर और करनाल के बीच स्थित तराइन के मैदान में शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही ज़बरदस्त हार दी थी, उनको पराजित कर दिया। इसके बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली के सत्ता पर मुस्लिम सत्ता का उदय हुआ, यानी वहाँ से मुस्लिम शासन का शुरुआत हुआ और तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में सीमा चिन्ह के रूप में माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। राजपूत युग में गुजरात के शासकों का विशेष महत्व है, स्थान है। 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। 8वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 756 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे वनराज चावड़ा ने अड़हिलवाड़ पाटन की स्थापना की थी। अपने बाल मित्र अड़हिल भाड़वार के नाम पर से वनराज चावड़ा ने नवीन नगर का नाम अड़हिलवाड़ पाटन रखा। ऐसी सामान्य मान्यता है। इस समय गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में चावड़ा वंश के शासक थे। आगे बताया गया कि राजपूतों के समय में गुजरात के शासकों का खास स्थान था, जगह था। 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। 8वीं शताब्दी के मध्य में लगभग
756 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे बनराज चावड़ा ने अड़हिलवाड़ पाटन की स्थापना की थी। अपने बाल मित्र यानी बचपन के मित्र दोस्त अड़हिल भरवाड़ के नाम पर से बनराज चावड़ा की नवीन नगर का निर्माण यानी नाम अड़हिलवाड़ पाटन रखा। ऐसी सामान्य मान्यता है, लोगों का कहना है। और इस समय गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ में चावड़ा वंश के राजा थे। आगे पढ़ते हैं, जिसमें वढ़वाड़, दीव, ओखा मंडल, पाटगढ़, लखपत, भद्रावती, कच्छ वगैरह का समावेश होता है। इन सभी शासकों में सोलंकियों के शासनकाल को गुजरात के राजपूत शासन का स्वर्णयुग माना जाता है। इस वंश में मूलराज भीमदेव प्रथम, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव द्वितीय वगैरह शक्तिशाली शासक हुए हैं। सोलंकियों के शासन में गुजरात आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था, मजबूत था। जूनागढ़ के शासक रा खेंगार की पुत्री उदयमती का विवाह भीमदेव प्रथम सोलंकी के साथ हुआ था। रानी उदयमती ने पाटन में विश्व प्रसिद्ध वाव यानी बावड़ी बनवाई थी, जो रानी का वाव के नाम से जानी जाती है। आज इस रानी की वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। सिद्धराज जयसिंह की माता मीनल देवी आदर्श राजमाता थी। उन्होंने प्रजा को न्याय देने के लिए अनेक कार्य किए थे। सोमनाथ की यात्रा कर बंद करवाने और धोलका में मलाव तालाब के निर्माण में उनका ही निर्णय था। सिद्धराज जयसिंह ने कलिक काल सर्वज्ञ हेमचंद्राय से सिद्ध हेमा शब्दानुशासन नामक समृद्ध ग्रंथ की रचना करवाई थी और हाथी पर इस ग्रंथ की नगर यात्रा निकलवाई थी। उस समय आम प्रजा के साथ स्वयं राजा पैदल चले थे। कुमारपाल भी प्रजा का कल्याण करने वाले शासक थे और आचार्य हेमचंद्राय का उन पर गहरा प्रभाव यानी असर था। उनकी प्रेरणा प्रोत्साहन से राजा कुमारपाल ने राज्य में जुए के खेल, पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था और अहिंसा के पालन के लिए सख्त आदेश दिया था। कुमारपाल चरित्र ग्रंथ लिखकर हेमचंद्राय ने इस राजा की प्रतिष्ठा यानी सम्मान में वृद्धि की है, बढ़ोतरी की है। इसमें बताया गया है कि जिसमें वढ़वाड़, दीव, ओखा मंडल, पाटगढ़, लखपत, भद्रावती, कच्छ आदि का समावेश होता है। इन सभी राजाओं में शासकों में सोलंकियों के शासनकाल यानी सोलंकियों का शासन का समय गुजरात के राजपूत शासन का स्वर्णयुग माना जाता है। यानी उस समय का शासन जो था समृद्ध था, संपन्न था, मजबूत था। इस वंश में मूलराज भीमदेव प्रथम, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव द्वितीय आदि शक्तिशाली राजा हुए हैं। सोलंकियों के शासन के समय में गुजरात आर्थिक और सांस्कृतिक नज़रिए से समृद्ध था, संपन्न था। जूनागढ़ के शासक रा खेंगार की पुत्री उदयमती का विवाह भीमदेव प्रथम सोलंकी के साथ हुआ था। रानी उदयमती ने पाटन में विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रख्यात वाव यानी बावड़ी बनवाई थी, जो रानी की वाव नाम से जानी जाती थी। आज इस रानी की वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यानी स्थान मिला है। सिद्धराज जयसिंह की माता मीनल देवी एक आदर्श माता थीं। उन्होंने प्रजा को न्याय देने के लिए अनेक काम किए थे। सोमनाथ की यात्रा कर बंद करवाने में, यात्रा कर का मतलब होता है सफ़र करने में जो चुंगी लगता है, टैक्स, और धोलका में मलाव तालाब के निर्माण में उनका ही फैसला था। सिद्धराज जयसिंह ने कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राय से सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक समृद्ध संपन्न ग्रंथ का निर्माण करवाया था और हाथी पर इस ग्रंथ की नगर यात्रा निकलवाई थी। यानी जो ग्रंथ लिखा गया था उसको हाथी के ऊपर रख करके पूरे नगर में घुमाया गया था। उस समय आम प्रजा यानी साधारण प्रजा के साथ राजा स्वयं पैदल चले थे। कुमारपाल भी प्रजा का भलाई करने वाले राजा थे और आचार्य हेमचंद्राय का उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। उनकी प्रेरणा यानी प्रोत्साहन से राजा कुमारपाल ने राज्य में जुए के खेल,
पशुवध यानी पशुओं को मारने पर रोक लगाया था और अहिंसा यानी सत्य के पालन करने के लिए उन्होंने सख्त आज्ञा दिया था। कुमारपाल चरित्र ग्रंथ लिखकर हेमचंद राय ने इस राजा की प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान में बढ़ोतरी की थी। आगे पढ़ेंगे। कुमारपाल के बाद अजयपाल पाटन की गद्दी पर बैठे थे। लगभग 4 वर्ष के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो जाने से गुजरात की राजगद्दी पर उनका पुत्र मूलराज द्वितीय बैठा। 1178 ईस्वी के आसपास शहाबुद्दीन गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। तब मूलराज द्वितीय ने छोटी उम्र में उसे पराजित किया था। इस लड़ाई में नाडोल के चाहमान राजा केल्हड़ और उनके भाई कीर्तिपाल ने उन्हें मदद की थी। आगे बताया गया है कि कुमारपाल के बाद अजयपाल पाटन की गद्दी पर बैठे यानी शासन संभाले। लगभग 4 साल के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने से गुजरात की राजगद्दी पर उनका पुत्र मूलराज द्वितीय आया। 1178 ईस्वी के आसपास शहाबुद्दीन गोरी ने गुजरात पर हमला किया। तब मूलराज द्वितीय ने छोटी यानी बहुत ही कम उम्र में उसे हराया था। इस लड़ाई में नाडोल के चाहमान राजा केल्हड़ और उनके भाई कीर्तिपाल ने उनकी सहायता की थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे का भाग वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।